नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। उत्तर प्रदेश में एक जगह है फतेहपुर, आप सबने नाम जरूर सुना होगा। इसी फतेहपुर में कैंची मोड़ से बिंदकी की तरफ जाने वाली एक सड़क है। इस सड़क पर 21 अक्टूबर 2024 यानी 21 अक्टूबर 2024 एक गंदे नाले में एक साथ दो लाशें मिलती है। ये लाश एक महिला की है और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची। दोनों लाशों की हालत खराब है, जिन्हें देखकर लगता है कि इन दोनों का ही कत्ल हुए कुछ रोज का वक्त गुजर चुका है। जब लोगों ने पहली बार यह मंजर देखा, इन लाशों को देखा, लोगों ने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया और जो लोकल पुलिस स्टेशन है मलवा की पुलिस मौका वारदात पर पहुंची। और जैसा कि लाशों को पहली बार देखने वाले शख्स ने बताया था, लाशें मौका वारदात पर थी और डिकम्पोज्ड स्टेट में थी, काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। पुलिस ने इन लाशों को बरामद किया, नाले से बाहर निकाला, उनकी तस्वीरें क्लिक की। लाशों के साथ अगर कोई बिलोंगिंग है तो पुलिस ने उसकी तलाशी शुरू की, लेकिन कोई बिलोंगिंग, कोई चीज़ ऐसी मिली नहीं। कोई बैग, कोई पर्स, कोई झोला, पाउच, कुछ नहीं था। अब पुलिस ने लाशों के फोटोग्राफ क्लिक करवाए और दोनों ही लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि स्टैबिंग की वजह से, यानी ताबड़तोड़ चाकू मारे जाने की वजह से दोनों की मौत हुई थी। यानी महिला को और उसके साथ मौजूद जो बच्ची थी, प्रोबेबली महिला की बेटी ही होगी, इन दोनों की हत्या तेज धार हथियार से वार करके की गई थी, जो अपने आप में बहुत ही ब्रूटल है, जघन्य है। तो पुलिस को कत्ल के तरीके का तो पता चल गया, लेकिन इन दोनों की पहचान जो है वो क्लियर नहीं हो पा रही थी, क्योंकि आसपास के थानों में इनकी कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं थी। इस तरह के किसी बच्ची और महिला के गायब होने के बारे में पूरे फतेहपुर में उस समय कोई कंप्लेंट नहीं थी। तो पुलिस बहुत परेशान हुई और पुलिस ने इन दोनों की तस्वीरें व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, अलग अलग बस स्टॉप्स पर, यहाँ तक कि ट्रेनों में भी कुछ जगह पर पुलिस ने इन दोनों की तस्वीरें चिपकाई। और लोगों से भी पुलिस रिक्वेस्ट करती रही कि अगर कोई भी इनको आइडेंटिफाई कर सकता है, पहचान सकता है, तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट कीजिए। दिन गुजरते गए, लेकिन कोई भी इनको ढूंढता हुआ फतेहपुर पुलिस के पास नहीं आया। पुलिस के लिए अब ये मामला धीरे धीरे एक कोल्ड केस बनता जा रहा था, यानी एक ऐसा केस जिसे सुलझाना मुश्किल होता जा रहा हो। इसी बीच पुलिस ने इस मामले की तह तक जाने के लिए एक SIT फॉर्म की, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम। SIT को जिम्मेदारी दी गई। SIT नए सिरे से लगी और फिर से वही एक्सरसाइज, कुछ तस्वीरें, कुछ पोस्टर, कुछ पैम्पलेट, लेकिन पुलिस को कोई रिमार्केबल डेवलपमेंट या कामयाबी नहीं मिली। और मामले की तफ्तीश तो तब आगे बढ़ती ना जब पता चलता कि मरने वाले कौन है। जब मरने वालों का ही पता नहीं है तो कैसे पुलिस आगे बढ़ेगी। ये भी पुलिस के पास एक दुश्वारी थी, दिक्कत थी। मगर इस केस ने एकाएक तकरीबन 13 से 14 महीने बाद एक टर्न लिया। हुआ ये कि 13 जनवरी 2026 यानी इसी साल की बात है, एक शख्स, बुजुर्ग सा आदमी जिसका नाम है राम बहादुर, वो पहुंचा मलवा थाने पर फतेहपुर में। और मलवा थाने पर पहुंचकर उसने बताया कि देखिए, मैं नरवल कानपुर का रहने वाला हूं और ये जो तस्वीर आपने इस महिला की और बच्चे की अलग अलग जगह पर आपने चिपकाई है, पोस्टर वगैरह बनाए हैं, मेरी नज़रों से ये गुजरी है और ये दोनों मेरे फैमिली मेम्बर हैं। ये मेरी बहू है और ये जो छोटी सी बच्ची है ये मेरी नातिन है। पुलिस ने पूछा कि अरे भाई, आप इतने दिनों तक कहाँ थे? इतने वक्त बाद, साल भर से ज़्यादा का समय हो गया। तो उसने कहा कि हम अपने लेवल पे बहुत ढूंढ रहे थे कानपुर में और हमने पुलिस में भी शिकायत की थी, बताई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमें तो बाद में पता चला कि इन दोनों की मौत हो गई है और ये पोस्टर वगैरह देखकर मैं पहुंचा हूं। तो पुलिस ने कहा कि अच्छा, जिनकी मौत हुई है उनकी पहचान, मतलब आपकी बहू है क्या, मतलब कैसे आप कह रहे हैं? तो उस आदमी का कहना था कि देखिए, जो महिला मरी है, जिसकी लाश आपने रिकवर की है, उसका नाम दुर्गा देवी है और जो बच्ची है नातिन, उसका नाम अनन्या है। दुर्गा की शादी मेरे बेटे के साथ हुई थी, लेकिन दुर्गा मेरे बेटे के साथ खुश नहीं थी और वो मेरे बेटे को छोड़कर किसी और के साथ रहना चाहती थी। पुलिस ने कहा कि अच्छा, ये बताइए, इनका फतेहपुर से क्या कोई कनेक्शन है? तो
वो शख्स जो है उसने कहा कि हाँ फतेहपुर से भी कनेक्शन है, लेकिन मैं किसी नतीजे पर पहुंचूं इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने लेवल पर भी ज़रा पता कर लें कि दुर्गा की हत्या कैसे हुई और क्या है। तो पुलिस ने कहा ठीक है, हम पैरेलली पता करेंगे और आपसे भी हम जानकारी लेंगे। अब पुलिस ने दुर्गा का मोबाइल नंबर वो कलेक्ट किया और ऑब्वियसली ससुर आए थे तो ससुर से दुर्गा का नंबर मिल गया। पुलिस ने उसकी सीडीआर निकलवाई और साथ ही जो लास्ट लोकेशन है वो भी निकलवाई, मोबाइल फ़ोन का डंप डेटा कलेक्ट किया पुलिस ने। तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक एक्सरसाइज, इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने किए और उससे दो बातें पता चली। एक बात तो ये पता चली कि ये दुर्गा जो है उसकी प्रेजेंस अपनी मौत से पहले, अपने कत्ल से पहले उसी फतेहपुर में थी। ऐसा नहीं कि उसको कहीं और मारा गया और फतेहपुर में लाकर लाश फेंकी गई, ऐसा नहीं है। उसके मोबाइल फ़ोन की मौजूदगी फतेहपुर में दिख रही थी और उस समय दिख रही थी जिस समय यह हत्या हुई थी, अक्टूबर महीने में 2024 में। और इसके बाद एक चीज़ और रिमार्केबल थी, वो ये कि दुर्गा की फतेहपुर में ही लल्लू नाम के किसी आदमी से बातचीत हो रही थी। अब ये जो लल्लू है, इस आदमी के बारे में जब पुलिस ने जानकारी निकाली तो पता चला कि ये लल्लू जो है उसी मलवा इलाके का ही रहने वाला है, फतेहपुर का। अब जब पुलिस को जानकारी मिली लल्लू के बारे में और ये भी पता चला कि दुर्गा की उससे लास्ट टाइम बात भी हुई थी और लल्लू से बहुत फ्रीक्वेंटली उसकी बातचीत होती थी, तो पुलिस ने अब फिर से एक बार दुर्गा के ससुर राम बहादुर से पूछताछ की और पूछा कि भाई ये लल्लू कौन है और क्या आपका फतेहपुर के मलवा इलाके से भी कोई कनेक्शन है, खासकर दुर्गा का। तो राम बहादुर ने कहा देखिए मैं लल्लू को तो नहीं जानता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मेरी जो बहू है वो इन दिनों एक लड़के के साथ रिलेशन में थी और उस लड़के का नाम है सोनेलाल और सोनेलाल जो है वो इसी मलवा का ही रहने वाला है। तो एक तरह से जब तफ्तीश होने लगी, जब दुर्गा की और उसकी बच्ची की पहचान पता चली तो धीरे धीरे कड़ियाँ जो है वो जुड़ने लग गई। अब पुलिस को एक लीड मिल चुकी थी कि सोनेलाल के साथ दुर्गा का अफेयर था और दुर्गा किसी और से उसकी शादी हुई थी, लेकिन वो सोनेलाल के साथ ही रहना चाहती थी, उसका सोनेलाल के पास आना जाना भी था। पुलिस ने अब जब सोनेलाल के बारे में पता करना शुरू किया तो पता चला कि सोनेलाल तो यहाँ है ही नहीं, वो तो कई महीनों से दुबई में है और वहीं काम करता, वहीं रहता है। अब पुलिस ने सोनेलाल तक पहुंचने की कोशिश तो खैर जारी रखी, लेकिन उस तक पहुंचना संभव नहीं था क्योंकि वो फॉरेन कंट्री में था। इस बीच पुलिस ने लल्लू के बारे में जानकारी जुटाई और ज़्यादा, और लल्लू का पता किया तो वो सोनेलाल के ही गांव का रहने वाला निकला। अब पुलिस ने लल्लू को हिरासत में लिया और लल्लू से पूछताछ की। लल्लू शुरू में झूठ बोलता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसे बताया कि देखो जिस जगह पर उसकी लाश मिली है उस जगह पर तुम्हारे मोबाइल फ़ोन की लोकेशन है और उसी दिन उसके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन यानी दुर्गा के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन भी उस जगह पर है और तुम्हारे साथ एक और भी मोबाइल फ़ोन है, उसकी भी पहचान हम कर चुके हैं। और उसके बाद वो जो दूसरा लड़का था लल्लू के साथ जो इस कत्ल में जिसकी भूमिका रही होगी, उसका नाम है विकास, उसे भी पुलिस ने उठा लिया। लल्लू और विकास से पूछताछ हुई तो दोनों ने कबूल कर लिया कि हाँ उन्होंने ही जो है दुर्गा की और उसकी छोटी सी बच्ची की हत्या की थी। अब पुलिस ने पूछा कि भाई हत्या की क्यों, तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? तो बोला कि हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, हमें तो बस रुपए पैसे मिलने थे और किस्तों में रुपए पैसे हमें मिल भी रहे थे। पुलिस ने पूछा भाई किससे मिल रहे थे और क्यों मिल रहे थे? तो उन्होंने बताया कि देखिए हमें पैसे जो है रामरती दिया करती थी जो हमारे गांव की रहने वाली है, और रामरती का दामाद मनोज दिया करता था। पुलिस ने अब रामरती और मनोज के बारे में जब पता किया तो पता चला कि असल में ये रामरती नाम की जो महिला है सोनेलाल उसी का बेटा है। यानी जिस लड़के से दुर्गा का अफेयर था उस लड़के के घर वाले इस अफेयर को या इस रिलेशनशिप को एंडोर्स नहीं करते थे, पसंद नहीं करते थे, और इसीलिए दुर्गा को रास्ते से हटाने के लिए रामरती ने यह साजिश रची थी। अब तक की तफ्तीश में ऐसा ही लग रहा था। पुलिस ने अब रामरती को और रामरती के दामाद मनोज को भी पकड़ लिया और उसके बाद उनके वेयरअबाउट्स चेक किए, उनके बैंक अकाउंट की डिटेल, मोबाइल फ़ोन की लोकेशन डिटेल, सारी चीज़ें चेक की। तो ये पता चला कि रामरती और मनोज ये दोनों जो है लगातार लल्लू के और विकास के संपर्क में थे। लल्लू और विकास का सीधे तौर पर दुर्गा से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन लल्लू और विकास को इस सास और दामाद ने मिलकर, रामरती और मनोज ने मिलकर सुपारी दी थी कि वो दुर्गा देवी का कत्ल कर दे। और सुपारी के लिए आपको जानकर इस बात पर हैरानी होगी कि पैसे जो है कोई और नहीं बल्कि वही सोनेलाल दे रहा था जो दुबई में बैठा था और जिस सोनेलाल के साथ दुर्गा देवी का अफेयर था।
यानी सोनेलाल भी अब दुर्गा देवी से पीछा छुड़ाना चाहता था। लिहाजा वो अपनी माँ और अपने जीजा के साथ मिलकर ये पूरी साजिश, पूरी कॉन्स्पिरेसी रच रहा था और सुपारी किलर्स को उन्होंने किस्तों में कई बार पैसे दिए। इस तरह से 5 लोगों ने मिलकर दुर्गा के कत्ल की साजिश रची और इसी साजिश के तहत सबसे पहले लल्लू ने दुर्गा देवी से फ़ोन पर बातचीत करने की शुरुआत की और अपने आप को सोनेलाल का दोस्त बताकर इंट्रोड्यूस किया। दुर्गा सोनेलाल से मिलना चाहती थी। सोनेलाल दुबई में बैठा हुआ था, वो जा नहीं सकती थी, पासपोर्ट नहीं था उसके पास। ऐसे में जब लल्लू ने उसे कहा कि सोनेलाल तो मेरा दोस्त है, हम लोग एक ही गांव के हैं और मैं तुम्हारी मदद करूंगा, सोनेलाल को भी बुला लूंगा और तुम्हारा पासपोर्ट वगैरह बनवा दूंगा, वहाँ भिजवा दूंगा तुमको, तो दुर्गा को उम्मीद नज़र आने लगी। अब दुर्गा जो है वो लगातार लल्लू से बातचीत करने लगी। उसे लग रहा था कि लल्लू जो है मुझे सोनेलाल तक पहुँचा देगा। लेकिन दुर्गा का पारिवारिक विवाद जो है वो सोनेलाल के घर वालों से चल रहा था। उसकी वजह ये थी कि सोनेलाल और उसके घर वालों ने तो दुर्गा को डंप कर दिया था, छोड़ दिया था, लेकिन दुर्गा क्लेम करती थी कि मेरा सोनेलाल के साथ अफेयर है, हमने अपने लेवल पे शादी भी कर ली है, तो मुझे घर में रखो। लेकिन ये रामरती और बाकी के लोग इस महिला को अपने घर में नहीं रखना चाहते थे सोनेलाल की बहू के तौर पर। इसीलिए उनके साथ एक फैमिली डिस्प्यूट जो है वो पारिवारिक विवाद उनका चला रहा था और इसी फैमिली डिस्प्यूट के चक्कर में रामरती को बीच बीच में पुलिस के पास आना पड़ता था और ख़ासकर फतेहपुर पुलिस के पास आना पड़ता था, क्योंकि फतेहपुर में ही उन्होंने सोनेलाल के घर वालों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। तो उसमें एक लीगल डिस्प्यूट भी चल रहा था। अब लल्लू ने ये बताया कि उसे रामरती ने ये जानकारी दी थी कि 19 अक्टूबर 2024 को दुर्गा फतेहपुर के मालवा थाने में आने वाली है, क्योंकि उसके साथ हमारी समझाइश वाली मीटिंग है। मतलब दोनों पक्षों को बिठाकर पुलिस वाले बातचीत करेंगे और वो कोशिश हमारी ये होगी कि डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाए, लेकिन वो महिला छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो हम उस मीटिंग में तो जाएंगे, हमारे वहाँ जाने मजबूरी है। लेकिन लल्लू को ये कहा रामरती और उसके दामाद मनोज ने कि तुम जो है दुर्गा से बात कर लेना और उस मीटिंग के बाद जब हम फ्री हो जाएंगे तो फिर तुम दुर्गा को अगवा कर लेना और अगवा करने के बाद चाहे जैसे भी हो उनकी हत्या करके उनकी लाश डिस्पोज ऑफ कर देना, ताकि किसी को इसके बारे में पता ही न चले। लल्लू को जब पता चल गया कि दुर्गा जो है वो मालवा आ रही है, तो लल्लू से चूंकि उसकी लगातार बातचीत होती थी, तो फतेहपुर आ रही है ये पता चला, तो लल्लू ने फिर दुर्गा से बातचीत की। दुर्गा ने कहा कि हाँ मैं थाने आ रही हूँ, थोड़ी देर तक हमारी वो फैमिली काउंसलिंग होगी, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी। तो लल्लू ने कहा कि ठीक है, मैं अपने एक दोस्त को तुम्हारे पास भेजता हूँ, और एक मारुति वैन में उन्होंने अपने एक दोस्त को लल्लू ने भेजा जिसका नाम है विकास। और विकास ने उसको कहा कि तुम्हें लल्लू के साथ और हम लोग चलते हैं, कुंवरपुर में मेला लगा हुआ है, वो मेला देखते हैं और मेला देखने के बाद फिर तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे। दुर्गा को आने वाले वक्त का और अनहोनी का कोई अंदाज़ा नहीं था। उसे नहीं पता था कि उसके खिलाफ इतनी गहरी साजिश रची जा चुकी है। उसने भरोसा किया, वो लल्लू और विकास के साथ निकल गई। रास्ते में इन दोनों ने उसका मोबाइल फ़ोन छीन लिया, सुनसान जगह पर ले जाकर एक गंदे नाले के किनारे फतेहपुर में ही चाकुओं से वार करके दोनों ने ताबड़तोड़ उस छोटी सी बच्ची के और उसकी माँ दुर्गा की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद लाश को ठिकाने लगाने के इरादे से उसे गंदे नाले में फेंक दिया और वहाँ से फरार हो गए। अब मोबाइल फ़ोन वगैरह भी गायब कर चुके थे। पुलिस तफ्तीश करती रही, लाश की पहचान की कोशिश करती रही। 1 साल से ज़्यादा वक्त गुजर गया, कोई पहचान ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो रहने वाली तो फतेहपुर की थी ही नहीं, वो तो कानपुर की रहने वाली थी, ससुराल भी वहीं था, शादी भी वहीं हुई थी। किसी मोड़ पर उसकी सोनेलाल से मुलाकात हुई थी और अफेयर शुरू हो गया था। इस वजह से फतेहपुर से नाता जुड़ा। लेकिन उसी फतेहपुर में आखिरकार सोनेलाल ने ही अपनी माँ, अपने बहनोई और अपने गाँव के ही 2 लड़कों के साथ मिलकर दुर्गा की सुपारी दे दी और दुर्गा और उसकी बेटी की हत्या करवा दी। लेकिन हत्या करवाने के बाद वो इत्मीनान में हो गए थे, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा वक्त गुजर गया था और मरने वाली की पहचान ही नहीं हो पाई थी। तो उनको लग रहा था कि अब वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन वक्त का पहिया घूमता है और वो कहते हैं ना कि कातिल जितना भी शातिर क्यों ना हो, जुर्म के निशान जो है वो कहीं ना कहीं बाकी रह जाते हैं। तो यही हुआ। उनकी तस्वीर और उनके पोस्टर्स देखकर 1 साल से ज़्यादा वक्त के बाद ही सही दुर्गा का ससुर राम बहादुर पुलिस के पास पहुंचा और इस मामले का खुलासा हो गया, अनावरण हो गया। तो ये थी पूरी कहानी और ये थी पूरी पुलिस की तफ्तीश। इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? पुलिस को बेशक देरी हुई, लेकिन पुलिस अपनी तरफ से जो बेस्ट कर सकती थी, पोस्टर वगैरह छपवा कर, प्रिंट करवा कर, वो सारी चीज़ें पुलिस ने की।
और उसका ही नतीजा इस मामले के सॉल्व करने की सूरत में सामने आया। बेशक इस मामले के सॉल्व होने में काफ़ी वक्त लग गया। तो ये थी पूरी कहानी। इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने जो पिछली स्टोरी आप लोगों को सुनाई थी, हमने आपको बताया था कि एक शख्स की हत्या बहुत अप्रत्याशित तरीके से उसकी लिव इन पार्टनर गर्लफ्रेंड ने कर दी। हुआ ये कि शख्स जो है एक स्टूल पर खड़ा था और उसने अपने गले में फंदा लगा रखा था और वो अपनी गर्लफ्रेंड को इस तरह के कंडीशन में डरा रहा था। गर्लफ्रेंड ने उसके नीचे जो स्टूल रखा था उसे लात मारकर गिरा दिया। इसके बाद क्या हुआ होगा ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अजीब कहानी है। अगर आप वो सुनना जानना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में उस स्टोरी को सुन सकते हैं। उस स्टोरी पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। ये कुछ कमेंट पढ़ते हैं। राठौर भवानी ने कमेंट किया है और उनका ये कहना है कि अगर कोई आदमी किसी लड़की के साथ अफेयर में रहे, उसे प्रेग्नेंट भी कर दे और बाद में शादी से मुकर भी जाए तो फिर ऐसे आदमी के साथ जो है वो बुरा मतलब होना ही चाहिए। उनके कहने का ये मतलब है। देखिए, लेकिन यहाँ पर मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। इस मामले में आप ये नहीं कह सकते कि लड़के ने प्रेग्नेंट कर दिया। भाई लड़की का भी रोल था, ज़बरदस्ती तो रेप करके प्रेग्नेंट नहीं किया, कंसेंसुअल सेक्स था। तो इस मामले में आप सिर्फ लड़के को दोषी नहीं ठहरा सकते। और रही बात कमिटमेंट की, तो ये कोई मैरिटल कमिटमेंट था नहीं। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच में ब्रेकअप कब हो जाए आज के ज़माने में ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। तो अगर कोई इस तरह के रिश्ते में इन्वॉल्व होता है और इस तरह के रिश्ते में इन्वॉल्व होने के बाद वो क्लोज भी आ जाते हैं, फिजिकल भी हो जाते हैं, तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस जो है उनको बेयर करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। ये बात दोनों को याद रखनी होगी। आप ये नहीं कह सकते कि लड़के ने प्रेग्नेंट कर दिया। ऑफ कोर्स लड़के का रोल रहा, लेकिन उसमें लड़की का भी रोल रहा। तो मेरे हिसाब से दोनों बराबर के दोषी हैं। और अगर रिश्ता टूटता है तो इसका नतीजा जो है किसी एक मेंबर के मर्डर के तौर पर या उसके जान लेने के तौर पर सामने आनी चाहिए। ये बात भी मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। रिश्ता टूटे लेकिन सांसों की डोर न टूटे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुरेश गोंड ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये सुरेश राणा जी है, करनाल से हैं। और इसके अलावा संदेश धुंगरे का कमेंट है। इनका कहना है सर आजकल मैं लिव इन में सर आजकल लिव इन में रहने का कुछ ज़्यादा ही हो गया है, मतलब कुछ शर्म हया है ही नहीं। देखिए, ये एक बड़ा सोशल इशू है। इस पर तो शर्मो हया वाले पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन हाँ, लिव इन जो है उसकी वजह से बहुत सारे अपराध की घटनाएं होती हैं। तो ये बात समझना जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लिव इन में रहते हो तो कम से कम अपनी सोच ऐसी ही रखो कि अगर किसी भी मोड़ पर आपको उस रिश्ते से बाहर आना पड़े तो आपको अफसोस ना हो। आपका ब्रेकअप हो जाए तो भी अफसोस ना हो, और आप इसको ये मत कहे कि मेरे इज्जत का क्या होगा और मैं तो फंस गया, चाहे आप लड़के हो या लड़की हो। क्योंकि जब आप इस तरह के रिलेशन में जाते हैं तो आप हमारे भारतीय समाज की जो बाउंड्री है उसको ऑलरेडी तोड़ चुके होते हैं। उसके बाद जब आपके साथ धोखा हो जाता है फिर आप भारतीय समाज में वापस आकर आप अपनी इज्जत और गरिमा की बात करने लगते हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। आप लिव इन में रहिए, मैं मतलब कोई मोरल लेक्चर नहीं देना चाहता हूँ, यह हर आदमी की अपनी मर्जी है, भारत स्वतंत्र है। लेकिन लिव इन में रहने के जो कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं आपको उसके बारे में भी पहले पता होना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप इससे सहमत हो। सुमन आरजे ने भी कमेंट किया, बहुत बहुत स्वागत आपका। सब्सक्राइब समथिंग के नाम से क्रिएशन एक आईडी है, उन्होंने एक ये यूट्यूब का लिंक डाला है, तो ये लिंक तो मैंने अभी क्लिक नहीं किया है, बाद में देखूंगा। सिराज अहमद खान साहब ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि औरत सब कुछ सह सकती है, लेकिन उसकी कोख में या उसके पेट में जो बच्चा है अगर कोई उसे नुकसान पहुंचा दे या उसे मार डाले तो फिर इसे वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। यूपी के उन्नाव से संदीप रोज़ हैं और इन्होंने आई लव यू सर लिखा है। थैंक यू वेरी मच भाई, लव यू टू। और इसके अलावा लक्ष्मी वर्मा जी ने कमेंट किया है, सर मेरा नाम लक्ष्मी है, नमस्ते सर, और मुझे भी क्राइम स्टोरी सुनने और सुनाने में बहुत रुचि है सर, मुझे क्या करना चाहिए प्लीज़ सर ज़रूर बताएं। आप crimetak@aajtak.com पर मेल कीजिए, फिर हम आपस में बात करेंगे। अब यहाँ पर मैं मान लीजिए 60 सेकंड 1 मिनट या 2 मिनट बता दूँ, उसके बाद आप कुछ करने लग जाएं, ये ऑब्वियस सी बात है, इतना इजी तो नहीं है, लेकिन हाँ कर सकते हैं, कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है। क्राइम स्टोरी सुनिए, हमसे सुनिए, दुनिया को सुनाइए। और इसके अलावा शारदा हरिया या शरद के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा हुआ, वैसे मन बहुत है और बहुत कुछ बोलूं बट अच्छा। कुल मिलाकर इनका ये कहना है कि लड़के के साथ जो घटना हुई, उसकी जो हत्या हो गई, वो बहुत अच्छी बात है, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली इस तरह के क्राइम को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। जगदीश चांडेगड़ा जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। जवानी के दिन के नाम से एक आईडी है और इन्होंने भी कमेंट किया है, इन्होंने भी मोरालिटी पर बात की और कहा है कि अनुशासन का अभाव, कलयुग में स्त्रियां माता पिता गुरु और पतियों की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी और अपनी इच्छा से जीवन जिएंगी, ऐसा इन्होंने लिखा है। इसके अलावा माधवी वानी के नाम से एक आईडी, उन्होंने दुखदायक कहानी लिखी है। और आर्ची
सर आप ये बोलते हैं कि ये वाला एपिसोड देखिए, कैन यू प्लीज़ टेल अस एपिसोड नंबर सो दैट वी कैन लोकेट इट इजीली। नहीं, मैं ये वाला एपिसोड देखिए मतलब जस्ट मैं लास्ट एपिसोड ही देखने के लिए बोलता हूँ, और एपिसोड का नंबर अब देना शुरू कर दिया है, तो आप उसको ट्रैक कर लीजिए। आप आज का एपिसोड अगर देख रही हैं या देख रहे हैं तो इस अगर मैं कह रहा हूँ कि पिछली स्टोरी में मैंने ये बताया था, तो ऑब्वियसली इसके पीछे वाली स्टोरी की ही बात बता रहा हूँ। बस इतना ही है। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, सारे लोगों के नाम और कमेंट्स एक दिन में पढ़ना और उसका जवाब देना संभव नहीं है। आज के लिए इतना ही। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।